नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके जो बयान, उनके भाषण और जिस तरह के केसेस उनके खिलाफ सभी थे, वो एक अलग कहानी कहते थे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो बयान हैं, वो कुछ और कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है इन दो कहानियों के बीच में, वो ये कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के मायने किसके लिए क्या हैं? बीजेपी के लिए क्या मायने हैं, आरएसएस के लिए क्या मायने हैं, नरेंद्र मोदी के लिए क्या मायने हैं और भारत के लिए क्या मायने हैं? तो इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों से। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त अमिताभ सिन्हा हैं, बीजेपी नेता हैं, लगातार आप उन्हें देखते रहे हैं। हमारे साथ हिलाल अहमद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सीएसडीएस के। नीरजा चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपूर्वानंद झा हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस थिंकर हैं, लगातार आप इन्हें भी सुनते रहते हैं। सबसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी नीरजा जी आपसे कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके पहले तक जो सब कुछ चल रहा था, एक पत्रकार के तौर पर, एक ऑब्जर्वर के तौर पर जो आप लगातार देख रही थी, चुनाव कैंपेन देख रही थी, चाहे वो नरेंद्र मोदी के भाषण हो या जो भी यूपी में भाषण हुए बीजेपी के नेताओं के, क्या कहीं भी ये लगा था कि योगी आदित्यनाथ सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, या फिर सरप्राइज इसलिए नहीं था क्योंकि एक सरप्राइज की उम्मीद थी? देखिए, उस समय लग रहा था, शुरू में राजनाथ सिंह का नाम था, ये भी कहा जा रहा था कि आरएसएस उनको चाहता है। फिर अचानक वो नाम बाहर चला गया सुर्खियों से। मनोज सिन्हा जो कि मिनिस्टर हैं यूनियन में, उनका नाम बहुत जोर शोर से चला था 2-3 दिन के लिए, और वो भी फिर ढीला पड़ गया। और अचानक स्वेरिंग इन से 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ का नाम आया। हालांकि उनका नाम पहले था और सर्वे जब होते थे तो उनकी पॉपुलैरिटी का टेस्टिंग भी होता था। लेकिन उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, चुनाव के दौरान नहीं चल रहा था, क्योंकि उनकी नाराजगी की भी जिक्र थी। पूर्वांचल में थोड़ा रिबेलियन भी था भाजपा के अंदर। उनकी वाहिनी जो है, हिंदू वाहिनी जिसकी लॉयल्टी इनके प्रति है, ऐसा भी कहा जा रहा था कि इंडिपेंडेंस को बैक कर रहे हैं। फिर अमित शाह की बातचीत हुई इनसे, तो पूरा ऑन बोर्ड आ गए थे, फिर जम के उन्होंने कई जगह पर, तो ये सब देख के कई जगह पर ये कहा जा रहा है कि ये लास्ट मोमेंट एक चेंज था, रातों रात ये बदलाव हुआ है। देखिए, अंदर खाने की कहानी हमें मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ को समर्थन था आरएसएस का, और बहुत जम के समर्थन था। ठीक है। और उनके अपने जो फॉलोअर्स भी हैं, जो कि चुन के आए थे, उनका भी दबाव था। कुछ लोग शायद इस पे टिप्पणी करना चाहेंगे। ये भी कहा जा रहा था कि मिनी रिबेलियन भी हो सकता है एमएलएज में, अगर उनको नहीं बनाया जाए। नरेंद्र मोदी के लिए ये कैलकुलेटेड गैम्बल था जो कि उन्होंने लिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मिनी मोदी हैं, जूनियर मोदी हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहते हैं, ये चीज बार बार उभर कर सामने आई है, ये बार बार कहा जा रहा है, हालांकि संघ ने इससे इनकार किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये संघ का चॉइस है। संघ को इससे क्या हासिल होगा? संघ का चॉइस तो है ही। भारत के प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक हैं, अमित शाह जी संघ के स्वयंसेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय कार्य समिति के 90% लोग संघ के स्वयंसेवक हैं। तो संघ का चॉइस का मतलब यह नहीं होता है कि नागपुर के लोग इस पर थोपते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक स्वायत्त मजबूत संगठन है, जहां जरूरत पड़ती है सलाह दी जाती है, सलाह ली जाती है। सलाह थी ये वाली? देखिए, ये तो फिर आपको संघ के बड़े अधिकारी से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना पड़ेगा। अपूर्वानंद जी, आपसे इस पर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि संघ का चॉइस जो है वो योगी आदित्यनाथ है। मैंने राकेश जी से पूछा, कह रहे हैं कि ठीक है, संघ बहुत प्रसन्न है और सलाह अगर मांगी जाती है तो दे सकते हैं। हालांकि मोहन भागवत ने ये कहा है कि हम राजनीतिक ये एक फैसला लिया जाता है, लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक स्टैम्प करने की कोशिश हुई है। तो संघ को इससे काफी कुछ, इस एक फैसले से काफी कुछ हासिल हो सकता है। मैं संघ के भीतर क्या चर्चा चल रही है इससे बिल्कुल परिचित नहीं हूं, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि संघ दरअसल एक पर्यावरण है,
और उसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है या दूसरी वनस्पतियां हैं, ये सब फलती फूलती हैं, वह पर्यावरण इनको मदद करता है, ये सब एक दूसरे की मदद करते हैं। यह प्रश्न इसलिए निरर्थक है, राकेश जी की बात से मैं सहमत हूं, कि नरेंद्र मोदी जो फैसला ले रहे हैं वो एक स्वयंसेवक ले रहा है, जैसे अटल बिहारी जो फैसला ले रहे थे वो स्वयंसेवक लेता था। तो इसलिए यह प्रश्न निरर्थक है कि संघ फैसला ले रहा है या मोदी फैसला ले रहे हैं। संघ ही है, मोदी में भी संघ है, अमित शाह में भी संघ है। और तीसरी बात कि योगी आदित्यनाथ संघ के नहीं है उस प्रकार, संघ के बाहर के हैं, बिल्कुल। लेकिन आप संघ का लचीलापन देख सकते हैं। जिस अंतिम लक्ष्य की बात यहां की गई कि उस अंतिम लक्ष्य को हासिल करने में जो भी सहयोग करेगा और जो भी उपयोगी होगा उसे संघ अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो इसलिए एक समय तक, यानी आज से 4-5 वर्ष पहले तक ऐसी कल्पना की जा रही थी, इसी प्रकार चर्चा करने वालों के भीतर, कि नरेंद्र मोदी हाशिए के व्यक्ति हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को संघ ने केंद्र में कर लिया। उसके पहले लालकृष्ण आडवाणी को हाशिए का माना जाता था, उनको समय पड़ने पर केंद्र में कर लिया। योगी को 5 महीना पहले तक कहा जा रहा था कि नहीं नहीं, योगी तो फ्रेंच हैं, हेट मॉन्गर हैं, घृणा के प्रचारक हैं, और अभी शायद उनको न लाया जाए। लेकिन समय पड़ने पर उनको भी लाया गया, क्योंकि इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ है और एक वास्तविक अर्थ है। प्रतीकात्मक अर्थ भारत की पूरी जनता के लिए है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है, खासकर मुसलमानों के लिए है। और इस बात को समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यह संदेश भारत के मुसलमानों, भारत के ईसाइयों और भारत के हिंदुओं को भी है। हिंदुओं को यह है कि हम अब जो तय करेंगे तुम्हें वह कबूल करना ही है और शिकायत करना बंद कर दो। ठीक है, इस पर भी मैं वापस आऊंगी, लेकिन अमिताभ सिन्हा, जो यहाँ पर इन दोनों ने कहा है, राकेश सिन्हा जी ने और अपूर्वानंद, इन लोगों ने कहा है, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जब आदित्यनाथ जो हैं वो संघ से नहीं है, एक तरह से अलग हैं, ठीक है, तब भी बीजेपी इस एक फैसले को एक्सेप्ट कर रही है, आगे बढ़ा रही है। क्या ये स्ट्रैटेजी 2019 है? अपूर्वानंद जी ने कहा कि संघ के नहीं है। अरे थोड़ा कुछ व्यक्ति के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो। जो अब मुख्यमंत्री है सबसे बड़े प्रदेश का, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा है। एबीवीपी का जो वर्कर रहा है वो संघ से कैसे नहीं है? और तीसरी बात, आप थोड़ा और रिसर्च करिए और गोरक्षा पीठ जो है वहां जिसके वो योगी हैं, उसका मूल मंत्र जानिए। उसके और संघ के मूल मंत्र में कितनी साम्यता है। उसका मूल मंत्र है गोरक्षा पीठ का, जात पात जाने नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होए। ये संघ का मूल मंत्र है और यही गोरक्ष पीठ का मूल मंत्र है जो लिखा हुआ है वहां। इस संघ ने यदि कोई भी निर्णय लिया होगा तो वो सिर्फ राष्ट्रहित में है और ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। संघ कभी कोई निर्णय अपना थोपता नहीं। भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है जो उसको संघ से ट्रेनिंग मिली है, और संघ की ट्रेनिंग यही है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। कादम्बिनी जी, अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हिलाल अहमद, आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ पर अपूर्वानंद जी ने यह भी कहा कि एक संदेश है, न सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए बल्कि हिंदुओं के लिए भी। ये संदेश जो है, एक तौर पर अगर सबके लिए संदेश है, हर कम्युनिटी के लिए संदेश है, तो ये देश के लिए संदेश है। देश के मायने में अगर हम इंटरनेशनल हेडलाइंस हम देख रहे हैं, जिस तरह की हेडलाइंस लगातार आ रही हैं, साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं जो अब तक एक इमेज बनता आया है उस पर बेस्ड है हेडलाइंस। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हिंदू हार्डलाइनर, ये कहा जा रहा है कि भारत क्या हिंदू सुप्रीमेसिस्ट देश होगा। एक इस तरह की चीज को भी बढ़ावा मिल रहा है। क्या इसको कहीं भी डिसमेंटल करने की कोशिश है, इसको एक मना करने की कोशिश आपको नजर आ रही है, चाहे सरकार हो या फिर यूपी सरकार को तो खैर अभी बहुत दिन नहीं हुए? नहीं, मुझे लगता है पहले तो मैं एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि मेरे नाम में और मेरे तर्क में फर्क करके अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो चीज शायद स्पष्ट हो जाएगी। तो हिलाल अहमद का नाम माइनॉरिटी से ना जोड़कर एक विश्लेषक के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर अगर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी तक की जो बातचीत हुई है उसमें से कुछ चीजों से मैं सहमत हूँ। राकेश जी ने बहुत अच्छा इशारा किया, उन्होंने कहा संघ भी है, सेंघ भी है। थोड़ा सा रिसर्च की बात सर ने भी बोली है, अमिताभ जी ने, और मुझे लगता है रिसर्चर के नाते ये सवाल मुझसे पूछा गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी के जो गुरु थे अवैधनाथ जी, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैंने एक लंबा इंटरव्यू उनसे किया था और मुझे ये पता लगा था कि दरअसल वो हिंदू महासभा
से संबंध है। राकेश जी अक्सर लिखते रहे हैं हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच की कितनी दूरी रही है। बंच ऑफ थॉट में खुद गुरु गोलवलकर ये बात कहते हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया है जिसे कहा जाए रिएक्शनरी हिंदुइज्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु गोलवलकर कह रहे हैं और सावरकर के बारे में कह रहे हैं और हिंदुत्व जिस किताब का नाम है उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, रिएक्शनरी हिंदुइज्म। तो अगर ये बातें हैं तो जो रिसर्च की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से इसको इस पर्सपेक्टिव तो दूर की बात हो गई, चलिए थोड़ा नजदीक ले आते हैं। लगातार 2002 से लेकर अब तक कई बार उनका रूठना मनाना चलता रहा है योगी जी का बीजेपी के साथ। अभी बिल्कुल पास में ले आते हैं। अभी 70 लोग युवा वाहिनी ने खड़े किए तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और भी पास ले आते हैं बिल्कुल रिसेंटली। अगर आप वाकई देखें थोड़ा सा इसमें रिसर्च की वाकई जरूरत है, मैं सहमत हूं इस बात से कि जो संघ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आप संघ की वेबसाइट पे जाकर देखें और युवा वाहिनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें मुझे गोलवलकर जी की बात बिल्कुल सही लगती है कि रिएक्शनरी हिंदुइज्म है। तो अगर और लचीलेपन की बात पर यहाँ मेरे ख्याल से हम सभी सहमत हैं इस बात पर लचीलेपन में, लेकिन इसमें बीजेपी ने एक संदेश दिया है और वो संदेश बहुत स्पष्ट है, वो है प्रोफेशनल पॉलिटिक्स का। ये व्यावसायिक राजनीति है। अगर आपको जीतना है तो आपको व्यावसायिक राजनीति करनी पड़ेगी और ये केवल बीजेपी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस देश की तमाम पार्टियां, यहां तक कि सीपीएम अपने आप को जो आइडियोलॉजिकल पार्टी कहते हैं वो भी व्यावसायिक राजनीति करते हैं। इस समय में क्योंकि ये वाली बीजेपी वाली व्यावसायिक राजनीति चल रही है इसलिए हम आरोप बीजेपी पे लगा देते हैं, क्योंकि सबसे साफ सामने नजर आ रही है। साफ तौर पर लगाया जा सकता कह रहे हैं या पेशेवर कह रहे हैं? पेशेवर, सॉरी पेशेवर राजनीति है और व्यावसायिक कॉमर्शियल फर्क है। जो आपका सवाल था कि क्या वाकई में भारत की छवि, मुझे ये भारत की छवि चीज से थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि ये हम सभी टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से नहीं गढ़ते, ये रोजमर्रा की जिंदगी में छवियां बनती हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो छवियां बनती हैं उसके बारे में तो हम पहुंच तक नहीं पाते। तो ये भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर मुझे नीचे देखना अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब अगले सेगमेंट में हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और अगले सेगमेंट में नीचे देखकर सभी हमारे जो यहाँ पर दर्शक मौजूद हैं हमारे साथ, काफी यंगस्टर्स भी हैं, उनके सवाल हम अपने एक्सपर्ट पैनल के सामने रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो इस सेगमेंट में और अगले सेगमेंट में हम अपने मेहमानों से यहाँ पर जो हमारे दर्शक मौजूद हैं उनके सवाल उनके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं इस तरफ से सवाल लूंगी। जी, आपका सवाल किनसे? मेरा सवाल राकेश सर से। ठीक है सर, अभी एक दिन पहले मेरे पास फेसबुक में मेरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दोस्तों ने मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें क्लिप था योगीनाथ जी के उन सारे बयानों का कि अगर तुम एक हिंदू को मारोगे तो हम 100 मुस्लिमों को मारेंगे, जो वो ना बोल रहे हैं। मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आया कि इसका मैं क्या उत्तर दूं और मैंने अपने आप को बहुत हताश और कमजोर महसूस किया उस समय। उनको उत्तर ये दीजिए कि आज़ादी के बाद हिंदू 84% हिंदुस्तान में थे, 79% हो गए, मुसलमान 9% से 14% हो गए, बांग्लादेश में हिंदू 23% से 6% हो गए और पाकिस्तान में हिंदू 14% से 1% से नीचे हो गए। उनको नैतिक अधिकार नहीं है भारत के पंथ निरपेक्षता पर सवाल खड़ा करने का। यह इस देश की वो परंपरा है कि हिंदू राजा ने केरल के में एक मुस्लिम के लिए, मुस्लिमों के इबादत के लिए मस्जिद बनाया जो दुनिया का दूसरा पुराना मस्जिद है जिसको सेकुलरवादी नाम नहीं लेते हैं, चेयरमैन मॉस्क कहते हैं। यह परंपरा भारत से जिस दिन मिट जाएगी उस दिन भारत मिट जाएगा। हम इसी परंपरा के वाहक हैं। लेकिन ये प्रयोगशाला को जो तोड़ने आते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म को का एंजॉय करना और मल्टीकल्चरलिज्म में कंट्रीब्यूट करने में अंतर है। हम तो मल्टीकल्चरलिज्म का लाभ उठाएंगे लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म को तोड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होने दे रहे। ठीक है, हम चलिए अगला सवाल इस तरफ से। जी हिलाल जी, आपने बड़ी चतुरता से हिंदुइज्म में जो है बाइफरकेशन कर दिया कि हिंदुइज्म ऐसा होता है वैसा होता है। हिंदुइज्म तो एक जीवन पद्धति है। अगर आप योगी जी और उनमें एक डिफरेंस पैदा कर दोगे, जो कि सिन्हा जी ने कहा था सेनबारी, मेरे को ऐसा लगता है कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक सेनबारी कर दी इसके अंदर। इसका थोड़ा सा जवाब दीजिए। सवाल रखते तो बढ़िया था। बता दीजिए मुझे सवाल मुझे भी समझ में नहीं आया। सवाल यह है कि योगी जी को आपने अलग हिंदुइज्म बना दिया, संघ का अलग हिंदुइज्म बना दिया, ठीक है, जबकि हिंदुइज्म तो हिंदुइज्म ही है ना, एक जीवन पद्धति। एक हिलाल जी ने जो कहा रिएक्शनरी हिंदुइज्म, चूंकि बंच ऑफ थॉट से कहा, मैं एक लाइन में क्लियर कर दूं। देखिए, ऐसा हुआ था कि हिंदू महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जो आज मैंने इंडिया एक्सप्रेस में कोट किया है। हिंदू महासभा ने कहा कि मुस्लिम लीग से कांग्रेस बात नहीं करे,
चूंकि कांग्रेस का राष्ट्रवाद इससे होगा, हिंदू महासभा ही मुस्लिम लीग से बात करेगा। तो इस पर श्री गुरुजी ने कहा ये तो रिएक्शनरी हिंदुइज्म है, यू वांट टू बी, आप मुस्लिम लीग के काउंटर पार्ट बनना चाहते हैं। तो गुरुजी का ये मानना था कि हम मुस्लिम लीग के काउंटर पार्ट कोई भी हिंदू संस्था नहीं बनेगी। ठीक है, मैं छोटा सा जवाब दे दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल राकेश भाई। जवाब भी मुझे छोटे ही चाहिए, सवाल बिल्कुल भी छोटा छोटे ही जवाब। राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन जो बंच ऑफ थॉट का डिस्क्रिप्शन है जहां पर वो अंत में इसी बात पर आता है कि ये रिएक्शनरी हिंदुइज्म है, संघ इसके साथ नहीं है। कंक्लूजन ये है। हाँ, कंक्लूजन ये है। हाँ। अगर आप चाहें तो मेरे पास है, मैं हाँ, दिखा ठीक सकता हूँ। है, एनीवे, हाँ। वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि हिंदू एक है, हिंदू अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ, और फैक्ट्स ये हैं कि पहले 3-4 चुनाव में हिंदू महासभा और जनसंघ, जो कि जिसको आरएसएस ओन करता था उस जमाने में भी, उन दोनों ने आमने सामने कई चुनाव लड़े हैं। और ये प्रक्रिया बहुत सालों तक बाद तक चलती चली आ रही है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा हुआ है। ठीक है, ठीक है। मेरा एक सवाल नीरजा जी आपसे है कि कई जो जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया है, एक तरह से संघ ने ये बताया है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव भी है नरेंद्र मोदी का। देखिए वो तो समय बताएगा, इसीलिए मैंने कहा कैलकुलेटेड गैम्बल लिया है। क्योंकि अगर आप देखें डिस्पैशनेटली, मैं पर्सनालिटीज में नहीं जाऊंगी इस समय। योगी आदित्यनाथ 44 इयर्स हैं। योगी आदित्यनाथ की फैमिली नहीं है। मोदी की तरह वो भी 18-19 घंटे रोज काम करते हैं। और वो तो बिल्कुल बड़े क्लियर स्टैंड लिए हैं उन्होंने, कंट्रोवर्शियल स्टैंड लिए हैं, आर पार की लड़ाई में मानते हैं, जो कि सामने जो समझ में आया है। हिंदुत्व का चेहरा है, जैसे कि मोदी भी हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे। एक बार आप चीफ मिनिस्टर बन गए तो आप सबको रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे भी, आपको भी, जिन्होंने आपकी खिलाफत की, जो आपको पसंद करते हैं नापसंद करते हैं, सबको आप रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी आपने कहा है सबका साथ सबका विकास। तो मुझे लगता था ये ऐसे मुद्दे लेंगे जिससे माइनॉरिटी और सब में एक अश्योरेंस होगा कि ठीक है आप जीत लिए, कई कारणों से जीत लिए, अब हमें ये दिशा लेनी है। लेकिन जैसे पहला कदम बूचड़खाना, दूसरा कदम रोमियो ब्रिगेड। अब रोमियो ब्रिगेड से मुझे तो घबराहट हो रही है जिस तरह से हुआ। ये नहीं कि ईव टीजिंग को बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, हालांकि मैं कहूंगी जहां तक रेप का सवाल है, मॉलेस्टेशन का, ईव टीजिंग का सवाल है, उत्तर प्रदेश टॉप में होता था। आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वो स्थान ले चुके हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे आ गया है। लेकिन पुलिस के थानों में कस्टोडियल रेप में 95% कस्टोडियल रेप आज भी थानों में होता है। ठीक है, लेकिन मैं कंप्लीट करना चाहूंगी ये। तो अगर आप ये नौजवानों में नया इंडिया जिसका मोदी जिक्र कर रहे हैं, उनको फील होता है कि भाई अगर मैं कपल भी हूँ, सिनेमा देखने जा रहा हूँ, तो मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ से मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी, हालांकि उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो साथ में मर्जी से घूम रहे हैं उनको हैरेस न किया जाए, लेकिन मॉरल पुलिसिंग जो है। कुछ बोलना ही मैंने। एक मिनट राकेश जी, अमिताभ जी वक्त खत्म हो गया। वक्त आपको अगले सेगमेंट में फिर दे देंगे। नीरजा जी की बहुत वक्त आपको अगले सेगमेंट में, ठीक है, अगले सेगमेंट में आप बोलिएगा। अभी ब्रेक ले लेते हैं, अगले सेगमेंट में आप जवाब दे दीजिएगा। अमिताभ जी अगले सेगमेंट में जवाब दे देंगे। इलीगल बूचड़खाने को यदि रोका गया, नीरजा जी उसका विरोध कर रही है। नहीं, कहा ये गलत बात है, एक ये ब्रेक गलत ले बात रहे है। हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप जरूर जवाब दीजिएगा। तो पिछले हिस्से में हम बात कर रहे थे, जैसा नीरजा जी ने सवाल उठाया था कि सिग्नल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। इसका जवाब अमिताभ जी जल्दी से देना चाहते हैं आप? बिल्कुल जल्दी ही दूंगा। सबसे पहले जो इन्होंने बूचड़खाने की बात की, अवैध बूचड़खाने बंद हुए हैं। मुझे लगता नहीं है कि अवैध चीजों के इतने खुलेआम समर्थक देश में कैसे घूम रहे हैं। अरे कम से कम पहले ये तो देखो कि इलीगैलिटी क्या है, गैर कानूनी चीज का समर्थन कर रहे हो नीरजा जी जैसी व्यक्ति। और दूसरी बात मैं कर रहा हूं, जहां पर कि ये रोमियो स्क्वाड की बात है, देखिए कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट जो होता है ना, उसमें बहुत फिल्टरिंग की जरूरत होती है। गलत काम और सही काम में बहुत फाइन लाइन का एक डिमार्केशन होता है। और यदि प्रशासन मजबूत हो तो गलत काम पुलिस कभी नहीं करेगी। तो बिलाल जी की बात का जवाब मैं दूं? आपके पास भी सवाल आ रहा है, चलिए, किनसे सवाल है आपका? अच्छा भाई,
हाँ चलिए हमारे से सवाल हाँ, शॉर्ट में सवाल। राकेश सर, आपने बोला कि लोगों की देश के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या हिंदुत्व को बढ़ावा सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दे रहा? एक मिनट, स्वामी विवेकानंद ने क्या सांप्रदायिकता बढ़ाया? बिपिन चंद्र पाल ने सांप्रदायिकता बढ़ाया? ये हमें सांप्रदायिक कहते हैं। हमसे तो सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया? क्या जनधन योजना खुला, उज्ज्वला योजना खुला तो कहा गया कि मुस्लिमों को मत दो? क्या गैस के चूल्हे मुसलमानों के यहां नहीं पहुंचे? ये बार बार हिंदू मुसलमान यही तो देश को तोड़ा है, बांटा है। हिंदू मुसलमान नहीं, 125 करोड़ जनता। पूजा पद्धति अपने घर की चीज है, घर में रखिए। एक बात मैं यहां बता देना चाहता हूं कि ये क्या है मालूम है? ये राजनीति चलाने के लिए एक व्यवस्था, जैसे रोमियो ब्रिगेड की बात आई। अरे कम्युनिटी पुलिसिंग है, अमेरिका में कम्युनिटी पुलिसिंग हो रही है, जापान में कम्युनिटी पुलिसिंग हो रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग की सबसे अच्छी व्यवस्था है। पुलिस में रिफॉर्म होना चाहिए, बात कहिए। पुलिस का वर्कशॉप होना चाहिए, पुलिस को सेंसिटाइज करना चाहिए। किसने कहा निर्जा जी किसने कहा कि मेरा सर्टिफिकेट चाहिए? ये प्रचार जो होता है, इंदिरापुरम में जाके देखिए, थाना बदल गया है। ठीक है, अपूर्वानंद जी, आप कुछ इससे पुलिस की फंक्शनिंग बदल गई है। हाँ, नहीं, सारे आत्मविश्वास को देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अवैध व्यापार इस देश में अनेक प्रकार के चलते हैं। पान की दुकान, एक छोटे मीट की शॉप, दूसरी तमाम चीज। अगर आप कानूनी इसमें चले जाएंगे तो उनमें से 90% अवैध निकलेंगे। सवाल यह है कि आपका नजरिया क्या है लोगों के प्रति। बंबई की सबसे बड़ी स्लम अवैध थी, क्या किया गया? उनको बंबई से बाहर कर दिया गया, उनकी आजीविका छीन ली गई। दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनीज इर्रेगुलर हैं, उनके साथ सरकार का क्या व्यवहार होता है? आप मानवीय व्यवहार करते हैं, लेकिन इरादा आर्थिक रीढ़ तोड़ने का है। ये बहुत देखिए, मैं अवैधता को कह रहा हूं, नहीं, इक्वल फुटिंग है। अवैधता का प्रश्न है। अमिताभ जी। अपूर्वानंद जी, पता नहीं जो भी उनकी मानसिकता होगी, लेकिन इतना तय है कि इस देश में जादू की छड़ी से सब कुछ करने की मंशा जो एक खास तबके में है, वही उसके ये प्रतिनिधि हैं। क्योंकि जैसे होता है कि जेस्टेशन पीरियड भी 9 महीने का होता है, इनको लगता है कि आज हुआ और कल ही हो जाएगा। आप मुंबई के आप अवैध धारावी को तोड़ने की बात करने लगे। अरे पहले स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है। कि देखिए, अभी इस योगी को समय दीजिए, इसकी पहचानिए इसको कि ये शिक्षण संस्थाएं और अस्पताल खुद अपने बल पे 36 चलाता है ये व्यक्ति। ठीक है, आपके पास। मैं अपूर्वानंद जी से एक सवाल करना चाहूंगा जी, शॉर्ट में, कि हम लोगों ने अभी भारत की छवि एक हिंदू राष्ट्र बनते हुए की बात करी है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये मीडिया हाउसेस और ऑपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा है कि हर हिंदू को हमेशा ही एक सांप्रदायिक अप्रोच से जोड़ा जाता है? अगर अमरिंदर सिंह जी पगड़ी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, वो सरदार है। अगर महबूबा मुफ्ती जी अपना हिजाब पहनती हैं, वो मुसलमान है। उनको पूरी इंडिपेंडेंस है, पूरी फ्रीडम है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी पहनते हैं एक सैफरन अटायर, तो वो हिंदू हैं, वो कम्युनल है, वो सांप्रदायिक है। तो मैं उनके इतिहास को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक जनरल हिंदू की बात कर रहा हूं कि क्यों हम खुद अपने आप को इस कदर देखते हैं कि हमें अपना खुद का रिलीजन डिनाउंस करके किसी और का कॉज लेना पड़ेगा तो ही हम सेक्युलर हैं। मैंने कहा कि वो भगवा वस्त्र जरूर पहने, लेकिन भगवा वस्त्र पहनने वाला सांप्रदायिक नहीं है। ठीक है, लेकिन भगवा वस्त्र पहनकर या भगवा वस्त्र नहीं पहनकर आप इस तरह के भाषण देंगे और इस तरह की राजनीति करेंगे तो आप सांप्रदायिक हैं। जो बोल रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है, और जो कर रहे हैं उसका मायने नहीं है। जो कर रहे हैं वो हॉस्पिटल चला रहे हैं। कादम्बिनी जी, ये इनको बोलना पड़ेगा कि किस समय कौन था हो जाता है और कब भय हो जाता है। शॉर्ट में, बिल्कुल, मैं बहुत कम वक्त है मेरे पास। उस बच्चे ने जो सवाल पूछा, महबूबा मुफ्ती जब मुख्यमंत्री बनी तो किसी ने नहीं कहा कि हिजाब पहनने के कारण देश को क्या संदेश जाता है। इनके बनते ही देश को संदेश चला गया। और अमिताभ जी को बोलने दीजिए, ये जितना बोलेंगे उतना लाभ होगा। क्योंकि अभी हिलाल जी ने ठीक कहा कि बुद्धिजीवी और सामान्य जनता के विजडम में इतना गैप आ चुका है, ये सामान्य जनता को मूर्ख समझते हैं, जनादेश का अपमान करते हैं। जनादेश सांप्रदायिक है। और मैं लास्ट बता दूं कि यही नहीं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड से साठ गांठ करके अपील करते हैं, गार्जियन अखबार अपील करता है नरेंद्र मोदी को वोट मत दो, सांप्रदायिक है, जिनोसाइड करता है। क्या हो गया?
फिलहाल मैं आपसे एक ये चीज जानना चाहती हूँ, ये बार बार ये बात हो रही है कि जो कल था या आज है, ये एक जो कंट्रास्ट है वो लगातार दिख रहा है। और ये भी कई लोग ये लिख रहे हैं कि अगर भारतीय पब्लिक ने इस तरह से ओवरवेलमिंगली वोट दिया है, एक राइटर ने ये भी लिखा है कि अगर इस तरह से वोट दिया गया है तो असल में वो बीजेपी को दिया गया था, योगी को नहीं दिया गया था। ऑब्वियसली। और इस तरह से अगर उनको सामने में रखा गया है, अगर सामने पहले रखा जाता तो शायद उनको वोट इस तरह से नहीं मिलता। ये चीज बार बार कही जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर इनको चुना गया है सीएम के लिए और उसके लिए सपोर्ट है, इसका ये मतलब है कि भारतीय पब्लिक जो वोट देती है उसके सिस्टम में सब बहुत ज्यादा सड़ांध है। यही शब्द इस्तेमाल किया गया, रॉट। नहीं, जो आपका सवाल है वो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अक्सर हम बात करते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, फिल्में वही दिखाती हैं जो जैसा समाज होता है। तो फिर राजनीति को हम ऐसे क्यों ना देखें? क्यों हम राजनीति को ऐसे ना देखें कि एक समाज जिसमें हम रहते हैं उस समाज में सक्सेस की तारीफ है, भीड़ की तारीफ है। और अगर आप सक्सेसफुल हैं, आप कैसे भी सक्सेसफुल हो, 2 फिल्मों का जिक्र करना चाहता हूं, एक गुरु और एक रईस। हाँ, गुरु फिल्म एक ऐसे व्यक्ति पर है, आप कुछ भी कीजिए सक्सेसफुल हो जाइए। रईस जो कि क्रिमिनल है, वो आपका हीरो है। तो अगर ये फिल्में चल सकती हैं तो हमें समाज के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये सवाल राजनीति से नहीं आएगा। हम ये कहें वहां गुंडे पहुंच रहे हैं, बदनाई। हमारी पार्लियामेंट में आप एक सिस्टम है और मैं इस सिस्टम को सलाम करता हूं जिसने कि वाकई में इस सिस्टम को बरकरार रखा 70 साल के बाद। एक दूसरी बात जो इससे अहम जुड़ी हुई बात है वो ये है कि इसमें जो ये फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, इसमें अगर आपको 1 वोट भी ज्यादा आएगा तो आप चुनाव जीते हुए माने जाएंगे। मैं इस बात से सहमत हूं, इस बार जो भाजपा को वोट मिला है वो इसको वेव कहा जाना चाहिए तकनीकी आधारों पर, क्योंकि इससे पहले केवल 1 वेव हुई है, वही 1984 की। अगर आप 2 आधार लें, वोट प्रतिशत और उसका कन्वर्जन सीटों में, तो ये वेव कही जानी चाहिए। लेकिन उस वक्त में उस वेव में अगर आप उसको टुकड़ा करके देखें, यही रिसर्च का काम होता है जो आप सवाल पूछ रहे थे, उसको टुकड़े करके देखें तो ईस्टर्न यूपी में जो मत प्रतिशत था भाजपा का वो कम हुआ था। ईस्टर्न यूपी वो जगह है जहां पर कि आदित्यनाथ जी सक्रिय हैं। ईस्टर्न यूपी वो जगह है जहां से चैलेंज आ रहा है। तो उस चैलेंज को जब आप अकोमोडेट करते हैं प्रोफेशनली, तब आपको कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बनाने पड़ते हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें बनानी पड़ती हैं जो ना सिर्फ आज का जवाब दे सकें बल्कि आगे का जवाब भी दे सकें। और हमारी राजनीति जो है वो पेशेवर राजनीति है, एक समाज के ऊपर खड़ी हुई राजनीति है। इससे उम्मीद हम राजनीति से ना करें, समाज से करें। मेरे पास वक्त कम है, मैं आप सबकी टिप्पणी लूंगी, लेकिन अगले सेगमेंट में मैं सबसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। एक ब्रेक अभी ले रहे हैं, लौटते हैं अगले सेगमेंट में जब सबकी जो फाइनल कमेंट्स हैं मैं वो लूंगी। बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं और ये जो चर्चा है आदित्यनाथ को लेकर के, इसका उनका यूपी का सीएम चुने जाना जो है वो किसके लिए क्या मायने रखता है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो हर दिशा में चला जाता है और कई चीजों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बाकी चीजें भी इसमें घुल मिल जाती हैं। अब इस आखिरी सेगमेंट में मैं सबसे, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, सबसे उनके फाइनल कमेंट से लेना चाहूंगी। तो सबसे पहले राकेश जी आप ही बता दें। देखिए, भारत को देखने का आईना बदल गया है। पहले पश्चिम और मार्क्सवाद के आईने में भारत देखते थे, उसमें भारत का चेहरा विकृत आता था। अब भारत अपने देश के, स्वदेश के आईने में देख रहा है, जिसमें गांधी जी देखना चाहते थे, जिसमें बिपिन चंद्र पाल देखना चाहते थे। और मैं कहता हूं, जिस नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, हजारों लोगों ने घर द्वार छोड़कर भारत माता की सेवा करने के लिए प्रण किया, वो मस्जिद और चर्च को तोड़ने के लिए घर नहीं छोड़े थे। ठीक है, मस्जिद और चर्च को तोड़ने के लिए घर द्वार छोड़ना, व्रत लेना, संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ऐसे लोग अपना विचार बदलें, नहीं तो उनकी पीढ़ी के साथ ही विचार बदल जाएगी। ठीक है, अपूर्वानंद। मेरे विचार से यह आजाद भारत का सबसे ज्यादा संकट का दौर है और इसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। संकट हिंदुओं के लिए है मुसलमानों से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने फैसले ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दिए हैं जो उनके बदले फैसला कर रहे हैं और उन्हें कबूल करना है और उसके लिए तर्क भी जुटाने हैं। तो प्रश्न अब हिंदुओं को अपनी आत्मा बचाने का है, मुसलमान बचेंगे कि नहीं उसकी फिक्र करने का नहीं है। ठीक है, अमिताभ जी। ये तो नहीं ठीक है, अमिताभ जी जल्दी प्लीज। ठीक है। हाँ।
देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि योगी आदित्यनाथ पे आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब हिलाल जी ने नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ वो वैसा सन्यासी है जो पहाड़ों पे कंदराओं पे नहीं जाता, वो आनंद मठ का सन्यासी है जो सत्ता परिवर्तन करेगा और व्यवस्था परिवर्तन करेगा। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो ये अपूर्वानंद जी हैं, अपूर्वानंद जी रहे अपने सपनों की दुनिया में हिंदुओं को भय दिखाते हुए, लेकिन हिंदुओं ने ऐसा निर्णय क्यों लिया गिरेबान में झांक के देखना शुरू करें कि ये ऐसी स्थिति क्यों आई कि इनके हिसाब से पूरा हिंदू समाज और देश जो है वो सांप्रदायिक हो गया। ये बहुत जरूरी बात है और इसीलिए अब देश उस संक्रांति काल से गुजर चुका है। अब वो निर्णय की वेला आ गई है जबकि भारत विश्व गुरु बनेगा और इस विश्व गुरु के लिए योगी और मोदी की जोड़ी जो है वो सबसे पहला प्रयोग है इसका। ठीक है हिलाल। मुझे जो है वो क्या है और क्या होना चाहिए मैं फर्क करता हूँ। मेरी ज्यादा दिलचस्पी है कि क्या जो हो रहा है उसको हम ठीक से समझ पाए। तो जो हो रहा है उसमें एक चीज जो बड़ी उभर कर सामने आई है वो है संस्थाओं का सम्मान। अगर हमने अपनी संस्थाओं में संविधान भी है, संविधान से लेकर निचले स्तर तक हमने ये सर्वेक्षण कोई पिछले 6-7 साल से हम लगातार कर रहे हैं। पूरे भारत में हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपको वाकई में पार्लियामेंट पे ट्रस्ट है, क्या आपको वाकई में पुलिस पर ट्रस्ट है, क्या आपको लगता है कि आपके वोट से परिवर्तन होता है? तो 70 से 80% लोगों का हाँ में जवाब आता है। मैं ये चाहता हूं कि ये जवाब 90 और 100% हो जाए, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं जहां पर कि संस्थाओं के प्रति एक अविश्वास पनप रहा है, मुझे उससे थोड़ी चिंता होती है। ठीक है नीजा जी। देखिए फंडामेंटल चीज जो है ना हमारी लोकतंत्र में, मैंडेट सिर आंखों पर, और ये यूपी की जनता का मैंडेट है। और जो कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के नाम वोट था, नरेंद्र मोदी के नाम था, बीजेपी के भी नाम नहीं था। तो लेकिन बीजेपी सरकार बना रही है और उस बीजेपी ने डिसाइड किया है कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे चीफ मिनिस्टर। ये उनका डेमोक्रेटिक फैसला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि धाराओं का टकराव नहीं हो, और जो जीता है वो ये नहीं सोचे कि बाकी जो हमारे साथ अग्री नहीं करते हैं उनको हमारे साथ अग्री करना चाहिए, नहीं तो आप देशद्रोही हो। ये जो है ना ये खतरे की चीज है, ये नहीं कि टकराव है। और मैं जहां तक मेरा मामला है, हिंदुत्व का चेहरा है, बहुत कंट्रोवर्शियल चेहरा है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ वो कदम उठाएंगे जो माइनॉरिटीज के लिए, मेजॉरिटी के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। मुझे लगता है कि जहां तक आप उम्मीद की बात कर रही हैं तो उम्मीद ही है। जो जनता जो है कितनी बार ठगी जाती है, विश्वास करती है, ठगी जाती है, तब भी 5 साल के बाद जाती है, वोट देती है, लोगों को जो उम्मीदवार हैं उनको देखती है, अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनती है, वोट देती है विश्वास जताकर, और इंतजार करती है कि जो वो चाहती है, जिस तरह की चीजें वो चाहती है, उम्मीद करती है, वो उसे हासिल होगा। तो उम्मीद सबकी यही है कि जिसे भी जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है वो उस विश्वास को कायम रखेंगे, उसकी इज्जत कायम रखेंगे, और बाकी जो राजनीति है कि किसके लिए क्या मायने हैं और किसकी राजनीतिक जो उम्मीदें हैं, जिसकी एम्बिशंस हैं, लक्ष्य हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जो एक अंतिम चीज होती है कि आखिर राजनीति करते क्यों हैं, क्या ये जनता नहीं है जिसके लिए राजनीति की जाती है, वो शायद सबसे बड़ा सच होना चाहिए। तो हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।